हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट्स। जैसे कि आपको पता है कि मैं इसका फर्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मैंने इसका रूट और स्टेम को कवर किया था और सेकंड पार्ट में हम लोग इसके लीफ, फ्लावर और फ्रूट्स के बारे में जानेंगे। इस पार्ट से मोस्टली क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट और यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी में पूछे गए हैं और 10th क्लास और 12th क्लास और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी काफ़ी क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आज इस टॉपिक को हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। लीफ, जैसे कि इसके मैंने अभी बताया था आपको कि मैं 2 पार्ट्स पहले ही बता दिए हैं। इसके जो रूट और स्टेम के बारे में बता दिया। ये है इसका तीसरा पॉइंट, लीफ, पत्ती। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृंत कहते हैं। पत्ती के चपटे और हरे भाग को फलक कहते हैं। जैसे कि आपको पता है ये हमारा स्टेम होता है, इससे ऐसे जो पत्तियाँ निकलती हैं, इस तरह से पत्ती निकली होती है। तो पत्ती का जो पॉइंट स्टेम से जुड़ा हुआ रहता है, ये वाला जो भाग है, इसको हम पर्णवृंत कहते हैं। और पत्ती की जो शेप है, ये जो ग्रीन कलर की जिस तरह की शेप बनी हुई है, हरे और चपटे कलर की, चपटे और हरे रंग का जो भाग होता है इसको हम फलक कहते हैं। ये लैमिना, फलक को हम इंग्लिश में लैमिना कहते हैं। फलक। पत्ती पर कुछ रेखीय संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें उन्हें हम सिरा कहते हैं। जैसे कि आपको ये संरचनाएं कुछ दिखाई दे रही हैं, इस तरह की जो निकली, इनको हम सिरा कहते हैं। उसे पत्ती के बीच वाली जो भाग होता है, बीच में एक जो सिरा निकलती है, इसको हम मिडरिव कहते हैं। पत्ती के बीच में से जो रेखा निकलती है उसको हम मिडरिव कहते हैं, और साइड में जो रेखाएं निकली होती हैं, संरचनाएं बनी होती हैं, इसको हम लोग सिरा कहते हैं। सिरा के द्वारा बनाई गई संरचनाओं को हम सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा जो है इनके द्वारा जो इसका क्या होता है, जब लीफ का जो हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो उसमें हमें इसका सिरा विन्यास प्रॉपर दिखाई देता है। यह सिरा विन्यास मध्य सिरा के दोनों ओर जाल के जैसा दिखाई देता है। जब आप पत्ती की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानोगे या उसको देखोगे इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो आपको बीच में जो होता है, जो मिड रिब होती है, उसके साइड में काफ़ी सारी महीन संरचनाएं निकली हुई दिखाई देती हैं। वो ऐसे देखने में ऐसा लगता है जैसे एक जाल जैसा हो, जिसको हम सिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में निष्कासित करती हैं। पत्ती क्या करती हैं, जल को वाष्प के रूप में वायु में छोड़ती हैं, वातावरण में छोड़ती हैं या निष्कासित करती हैं जल को। और हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु और जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाती हैं। जैसे आप सभी को पता है कि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया में क्या होता है कि सन की प्रेजेंस में पत्तियाँ सनलाइट में अपना भोजन बनाती हैं और CO2 को ऑक्सीजन वातावरण में छोड़ती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करती हैं। पत्ती का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। ये क्वेश्चन ना मोस्टली कई एग्जाम से पूछा गया है कि पत्तियों का हरा रंग किसकी वजह से होता है। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जो पत्तियों के अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल की वजह से। ये एक पिगमेंट है। पत्तियों में 2 विशेष क्रियाएं होती हैं, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया और फोटोसिंथेसिस की क्रिया। ये पत्तियों के अंदर होती है, इसलिए पत्तियों का विशेष महत्व है पौधों के लिए। पुष्प, ये हमारा चौथा पॉइंट है, पुष्प। इन पुष्प पौधों का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। अत्यंत महत्वपूर्ण अंग, इसका क्या तात्पर्य, इसका तात्पर्य ये होता है कि पुष्प इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है कि पुष्प के द्वारा ही पौधों के अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। पौधे अपने जैसा सेम प्रजाति का पौधा बना सकते हैं पुष्प के द्वारा ही, कि पुष्प के अंदर रिप्रोडक्शन होगा, रिप्रोडक्शन के द्वारा वो सेम अपने जैसा एक प्लांट बना सकते हैं। पुष्प प्राय तने या शाखाओं के शीर्ष अथवा पत्ती के अक्ष से उत्पन्न होकर रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। क्या होता है, जैसे कि आपका ये तना है, इसमें ऐसे मतलब शाखाएं निकली हुई, ब्रांचेस निकली हुई, तो इनके जो ऊपर टॉप होता है ना, शीर्ष पर, यहाँ पे फ्लावर निकलते हैं, यहाँ पे फ्लावर बनते हैं इस जगह पे। और क्या होता है, पत्ती है, जैसे पत्ती का ये अक्ष है, एक्सिस है, तो यहाँ पर भी, यहाँ से भी वो निकलते हैं और यहाँ पे भी फूल बनते हैं।
एक्सिस से निकलते हैं और फूल बनते हैं और इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं तथा फल और बीज उत्पन्न करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल होते हैं। पुष्प के द्वारा ही फल और बीज का निर्माण होता है। इसमें इसमें जनन अंग और सहायक अंग दोनों उपस्थित होते हैं। उसमें क्या होता है कि जनन अंग क्या होते हैं, जो स्टेम और पेस्टिल्स होते हैं, ये होते हैं हमारे जनन अंग या रिप्रोडक्शन ऑर्गन। और जो सेपल और पेटल जो होता है, ये होते हैं हमारे सहायक अंग। क्या होता है, इसको हम जो ग्रीन कलर का जो भाग है इसको हम बाह्यदल कहते हैं और ये जो पेटल्स हैं, ये जो भाग होता है जिसको हम दलपुंज कहते हैं, ये वाय दलपुंज होता है, ये दलपुंज होता है, ये सहायक अंग होते हैं। ये क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन के टाइम पे इनकी हेल्प करते हैं। जिस पुष्प में दोनों जनन अंग और नर और मादा हों उसे द्विलिंगी कहते हैं। जो द्विलिंगी पुष्प होते हैं उनमें क्या होता है, नर और मादा दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंस होते हैं एवं तथा जब केवल एक जननांग हो तो उसे एकलिंगी कहते हैं। अगर किसी पुष्प के अंदर केवल एक जननांग हो, एक जननांग उपस्थित हो तो उसको एकलिंगी कहते हैं। अगर किसी पुष्प के अंदर दोनों जननांग उपस्थित हो तो उसको द्विलिंगी कहते हैं, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल। जो एकलिंगी पुष्प होते हैं ना, उनमें क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन होता है ना तो वो दूसरे पौधे, जैसे एक लिंगी है तो एक पुष्प के अंदर जैसे मेल है और दूसरे पुष्प के अंदर फीमेल है, तो उनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो पुष्प उसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा। कीट क्या करते हैं, जैसे एक पुष्प पर बैठते हैं, वहाँ से परागकणों को उठाते हैं और दूसरे पुष्प पर छोड़ देते हैं, इसके द्वारा होता है उन्होंने रिप्रोडक्शन। यहाँ पर हवा के द्वारा होता है उन्हें रिप्रोडक्शन। जो एक लिंगी पुष्प होते हैं उनमें कीटों के द्वारा और हवा के द्वारा रिप्रोडक्शन हो। इस तरह से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक लिंगी पुष्प में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है। पुष्प के मुख्य भाग, पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायंग, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था। बाह्य दलपुंज और दलपुंज ये सहायक अंग होते हैं, ये सहायक सपोर्टिंग ऑर्गन बोलते हैं इनको, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को। और पुमंग और जायंग ये दोनों आवश्यक अंग होते हैं। पुमंग और जायंग होते हैं, ये रिप्रोडक्शन का कार्य करते हैं। पुमंग होता है, इसको एंडोसियम बोलते हैं, ये मेल ऑर्गन होता है और ये फीमेल ऑर्गन होता है, फीमेल ऑर्गन होता है। इसको गायनोसियम बोलते हैं फीमेल ऑर्गन को, और जो मेल ऑर्गन होता है इसको एंड्रोसियम बोलते हैं। बाह्य दलपुंज यह पुष्प का सबसे भारी चक्र होता है और यह हरी पत्तियों के रूप में होता है। जो आपने कभी पुष्प देखा होगा, पुष्प की जो पत्तियां होती हैं वो मोस्टली किसी और कलर की होती हैं, लेकिन जो बाहर एक लेयर लगी होती है, कुछ और मतलब पत्तियां पाई जाती है हरी रंग की होती हैं, उनको हम लोग दलपुंज कहते हैं। जैसे कि आप गुड़हल का फूल देखो या कोई भी फूल देख लो, गुड़हल है और मतलब क्या कहते हैं उसका, गेंदा का पुष्प है, उसके बाहर भी आपको गेंदा के जैसे बीच वाला जो भाग है वो तो मतलब रेड कलर का मिलेगा और जो बाहर का भाग है वो आपको हरे रंग का मिलेगा। जो हरा भाग होता है उसको हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। वह दलपुंज एक दूसरे स्वतंत्र हो सकते हैं, मतलब एक दूसरे से अलग अलग दिखाई दे सकते हैं, पंखुड़ियाँ अलग अलग निकली हुई हो सकती हैं और एक दूसरे से जुड़ी हुई हो सकती हैं। बाह्य दलपुंज का कार्य होता है पुष्प की कलिका अवस्था में आंतरिक अंगों की रक्षा करना। बाह्य दलपुंज का क्या कार्य होता है, जब वो पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो उसके अंदर के जो ऑर्गन होते हैं, जो एंड्रोसियम और गायनोसियम, उन सब की रक्षा करता है। दलपुंज, दलपुंज बाह्य दलपुंज के भीतरी भाग को दलपुंज कहते हैं। बाह्य दलपुंज से अंदर जो भाग होता है ये है, ये जो वाला भाग है ना, इसको हम दलपुंज कहते हैं। इन दलों को पंखुड़ियाँ भी कहते हैं। जैसे आम भाषा में हम इनको पंखुड़ियाँ बोलते हैं, लेकिन साइंस की भाषा में इसको दलपुंज कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं, इनका रंग विभिन्न फूलों में अलग अलग होता है। क्या होता है कि मैंने जैसे बताया था कि क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, पिगमेंट की वजह से क्या होता है, फूलों में कई तरह के पिगमेंट पाए जाते हैं, इसलिए फूलों का जो कलर है ना वो अलग अलग मिलेगा आपको, किसी का रेड, किसी का येलो, कई कलर के पुष्प मिलेंगे आपको, पिंक वगैरह। तो वो जो कलर उनका होता है वो पिगमेंट की वजह से होता है कि उनके अंदर एक पिगमेंट उपस्थित होता है, इसकी वजह से कलर अलग अलग होता है। यह वर्णक वर्णक जो पिगमेंट है फूलों को आकर्षक रूप प्रदान करता है और इन पिगमेंट की वजह से फूल क्या है ना बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, सुंदर लगते हैं देखने में। इनका कार्य क्या होता है, परागकण हेतु हेतु कीटों और पक्षियों को आकर्षित करना। क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था एक लिंगी जो पुष्प होते हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है
वो कीटों के द्वारा या हवा के द्वारा या पक्षियों के द्वारा होता है। जब पुष्प का कलर बहुत कलरफुल पुष्प होते हैं तो उनको देख के ना जैसे मनुष्य अट्रैक्टिव होते हैं उनकी तरफ, ऐसे ही कीट वगैरह भी उनकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। तो वो उनके ऊपर आके बैठते हैं, तो वहाँ से परागकणों को उठा, उनके पैरों में परागकण कुछ चिपक जाते हैं, फिर वो दूसरे पुष्प पे जाके बैठते हैं, दूसरे पुष्प पे बैठते हैं तो वहाँ पे वो उनको छोड़ देते हैं। तो इस तरह से मतलब ये परागकण के लिए हेतु कीटों और पक्षियों को आकर्षित करता है। ये दलफुन जो होते हैं ना वो कीटों को और पक्षियों को आकर्षित करते हैं। पुमंग, पुमंग ये मैंने जैसे आपको पहले ही बताया था, एंड्रोसियम ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो पुंकेसरों से बना होता है। पुंकेसर स्टेमेंस, पुंकेसर पुतंतु और परागकोश तथा योजी से मिलकर बनाता है। मोस्टली पुंकेसर दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन इसमें तीन चीज़ें भी होती हैं, और एंथर और कनेक्टिव, कनेक्टिव में से जोड़ना से मिलकर बने होते हैं। फिलामेंटस और परागकोश, पुतंतु और परागकोश, और इनका कार्य क्या होता है, जो पुमंग होता है इसका कार्य होता है परागकोशों में परागकणों का निर्माण करना। जैसे क्या होता है, ये जो है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके ऊपर वाला जो भाग है इसको हम एंथर कहते हैं, और ये लंबा जो भाग है इसको फिलामेंटस कहते हैं। अब जो एंथर है ना, जैसे ये एंथर का अनुप्रस्थ काट दिखाएगी, तो इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं, और ये नीचे वाला पॉलन सेक होता है। तो इनके अंदर मतलब जो होता है परागकोश है, इसको परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण करना, पॉलन ग्रेन्स का निर्माण करना। एंथर का काम होता है मुख्य कि इसके अंदर परागकणों का निर्माण करना। जायांग ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, और इसकी संख्या मतलब मोस्टली एक होती है, और कभी कभी तीन भी हो सकती है, तीन भाग होते हैं इसके, तीन भाग होते हैं, और इसकी संख्या प्राय इनकी जो संख्या है वो एक ही होती है। मतलब एक ही पाया, एक पुष्प के अंदर एक ही आपको मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाता है, लेकिन इसके भाग तीन होते हैं। फर्स्ट भाग होता है वर्तिकाग्र, और दूसरा भाग होता है वर्तिका, और तीसरा भाग होता है अंडाशय। तीन भाग इसके होते हैं। तो ये वर्तिकाग्र होता है स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है, जो सबसे ऊपर का भाग होता है उसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं। जैसे कि ये है हमारा स्त्री केसर, इसका जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है सबसे, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, और जो बीच वाला भाग है इसको हम वर्तिका बोलते हैं, और नीचे वाला जो भाग है इसको बोलते हैं अंडाशय, है ना। ओवरी और स्टाइल और स्टिग्मा, वर्तिकाग्र को स्टिग्मा बोलते हैं, और ये होता है स्टाइल, और ये होता है ओवरी। तो जो ऊपर वाले भाग पे क्या होता है, जो परागकणों के अवतरण हेतु मंच का कार्य करता है। क्या करता है, ये कीट जब आते हैं यहाँ पे परागकण को छोड़ते हैं, इस जगह पे कीट आके बैठते हैं, स्टिग्मा पर वर्तिकाग्र पर बैठते हैं, और यहाँ पे वो परागकण को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जो वर्तिका होता है, ये वर्तिका स्त्री केसर का मध्य भाग होता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, बीच वाला जो भाग होता है ये मध्य भाग होता है, ये धीरेकृत लंबा और पतला होता है, और वर्तिकाग्र के ठीक नीचे पाया जाता है। ये इसके ठीक नीचे वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका, और ये ओवरी। यह स्त्री केसर का आधार ही भाग है, ये सबसे नीचे का भाग होता है अंडाशय, जो फूला हुआ होता है। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये फूला हुआ है, और इसमें बीजांड स्थित होते हैं, बीजांड पाए जाते हैं। अंडाशय से फल एवं बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अंडाशय से ही फल बनता है, अंडाशय से ही फल का निर्माण होता है, और इसमें जो बीजांड पाए जाते हैं उससे बीज का निर्माण होता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये डायग्राम मैंने इसका बनाया है, स्त्री केसर का डायग्राम है। ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, और ये अंडाशय। ये देखिए, और जो अंडाशय है ना, ओवरी है, ओवरी के अंदर ये सीड पाए जाते हैं, सीड का निर्माण इसके अंदर होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।